बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। जो आज के हमारे 50 एमसीक्यूज़ हैं ये हैं फ्रॉम हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आज मज़ा आ जाएगा। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि फॉर CCE स्क्रीनिंग टेस्ट and also for CSS MPT we have 15 recorded lectures। हमने रिसेंटली 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और एक लेक्चर में मोर देन 100 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो टोटल यहां पर जो हैं 2000 ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस हमने कवर किए इन 15 लेक्चर्स में। और ये वो सिलेबस है, वो एरियाज हैं जहां से ये 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। यहां पर वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के 3 लेक्चर्स हैं, और इसी तरह जो हैं करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री, डेवलपमेंट्स, वार्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात, IQ एंड रीजनिंग ऑल इन वन, यानी कि एक मिक्सचर है ये। और इनका फीस है जस्ट 3000 ऑफ दीज ऑल 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0341959889। जितने भी MCQs बेस्ड टेस्ट हैं, चाहे CC का स्क्रीनिंग टेस्ट है, CSS का MPT है, MOD, लेट, या जो बाकी भी टेस्ट हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का हमारा पहला सवाल है, द फर्स्ट साइनो जापानीज वार। द फर्स्ट साइनो जापानीज वार। वेल, साइनो मीन्स चाइना। जापान ने अटैक किया था चीन का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जहां पर मंचूरा कहलाता है वो एरिया, जहां पर येलो सी है, नॉर्थ कोरिया है, वहां उस साइड में। ये कब की बात है? ये बात है 1894 से 1895 तक। ये जापान का पहला हमला है चाइना के ऊपर, नोन एज फर्स्ट साइनो जापानीज वार या फर्स्ट चाइना जापान वार। ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा, द सेकंड साइनो मीन्स चाइना जापानीज वार वाज फॉट इन, द राइट आंसर इज डी, 1937 to 45। जो आज ताइवान है, वहां जो गवर्नमेंट था पहले, उसको सपोर्ट किया था जापान ने अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जापान ना पहले बहुत ही स्ट्रांग था और बड़ा शैतान था ये। इसका बस काम था लड़ना, जंगें करना, बिला वजह किसी को मारना। और पता ये शरीफ कब हुआ? जापान शरीफ हुआ, बिल्कुल सादा बन गया, शरीफ बन गया, मासूम बन गया वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब जापान को अमेरिका ने सबक सिखाया, जब एटम बम्स गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। उसके बाद मासूम बन गया, शरीफ बन गया। द किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना वॉज डिसॉल्व्ड इन, ये चाइनीज जो है लास्ट डायनेस्टी कहलाता है, फॉर्म्ड इन 1644। डिसॉल्व कब डिसॉल्व हुआ ये चीन का आखिरी किंगडम यानी कि डायनेस्टी? बी 1911, 1911 में यहां इनकलाब आ गया था, रेवोल्यूशन था यहां पर ये। ठीक है जी। उसके बाद जो आज ताइवान के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC है, उसने गवर्नमेंट किया पूरे चाइना के ऊपर। ठीक है जी। और 1949 के बाद सिर्फ ताइवान में लिमिटेड हो गए, अभी तक ताइवान में ही है। तो इसलिए ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो है ROC। और 49 में जो आज चाइना है उसका नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि PRC, वहां आ गया कम्युनिस्ट पार्टी। हु वाज द ब्रिटिश जर्नल fought against Tipu Sultan in the fourth Anglo-Mysore War 1799 को? Well, Anglo means English, यानी कि ब्रिटेन। मैसूर जो है, ये जो आज इंडिया का स्टेट है कर्नाटका, जहां पर बेंगलुरु, उसके साइड में साउदर्न इंडिया है ये, जहां टीपू सुल्तान नोन एज द लाइन, द टाइगर ऑफ मैसूर। आपका रियल नाम क्या था? फतेह अली। फतेह अली
द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान, और आपको शहीद किया गया था इस जंग के अंदर, नोन एज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, 1799 की बात है ये। तो यहां कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का जर्नल? डी जॉर्ज हॉरिस। आपको जॉर्ज हॉरिस ने शिकस्त दिया था इस जंग के अंदर और आप यहां पर शहीद हुए थे। बड़ा नाम है टीपू सुल्तान, वी आर प्राउड ऑफ हिम। हु बेट्रेड टीपू सुल्तान इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार? वेल, टीपू सुल्तान को किसी ने गद्दारी की आपके साथ, वरना ये जॉर्ज हॉरिस को इतना बड़ा सा दलेर नहीं था। अपने जो आपके सिपाही थे, फौजी थे, वो गद्दार हो गए, धोखा दिया उन्होंने आपको। तो यहां पर है जो है मीर सादिक ए। मीर सादिक जो आपका एक मिनिस्टर था, बड़ा एक जर्नल था, उसने धोखा दिया आपको, गद्दारी की आपके साथ। इसने सपोर्ट किया अंग्रेजों को इस जंग के अंदर, तो इसके बाद आपको शहीद किया गया। और जो मुसलमानों की हिस्ट्री है वो तारीख भरी पड़ी है कि मुसलमानों ने एक दूसरे को खुद जो है मरवाया है, गद्दारी करके अपनों के साथ। Who was the British general fought against नवाब सिराजुल दौला, बंगाल का बहुत बड़ा सा लीडर, एंड द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो प्लासी है ना, ये आज कहां पर है प्लासी? ये जो वेस्ट बंगाल है इंडिया का, उसके पास है। पहले बंगाल एक ही था, ठीक है जी। आज बांग्लादेश जो एक दौर था तो वो ईस्ट बंगाल भी उसका नाम था, ठीक है। तो 1757 को हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। ये वो फर्स्ट बैटल है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बिजनेस को छोड़कर, ट्रेड को छोड़कर कहां घुस आया? गवर्नमेंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है जी। तो यहां था सी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव। ये वो शख्स सवाल पूछते हैं कि किस अंग्रेज ने, किस ब्रिटिश ने कन्वर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू मिलिट्री एंड गवर्नमेंट पावरफुल फोरम? तो वो ये शख्स थे, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जिसने, और इसी ने भी जो वो पैसे दिए थे, गद्दारी करवाया था इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। किससे? जरा इस बात को समझते हैं। Who betrayed नवाब सिराजुल दौला of Bengal in the Battle of Plassey 1757? किसको लॉर्ड क्लाइव ने दिए थे पैसे, ऑफर किया था कि आप जो हैं सिराजुल दौला के साथ गद्दारी करें, इसको मारें, उसके बाद आपको नवाब बनाएंगे बंगाल का हम। तो ये बी मीर जाफर ने गद्दारी किया था नवाब सिराजुल दौला के साथ, और जो है इसको कुछ महीनों के लिए ब्रिटिश ने बनाया था एज नवाब। उसके बाद कहा कि निकलो, जहां जाना वहां चले जाओ। अब ये वो गद्दार हैं जिन्होंने बड़े हमारे लीडर्स, टाइगर्स, शेर शहीद करवाए हैं गद्दारी करके। व्हाट वाज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ग्रेट नेल्सन मंडेला? मंडेला बहुत बड़ा नाम है। आपका सियासी जमात कौन सा था? सी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC is the political party of Nelson Mandela. The Battle of Atlantic was the part of World War II. वर्ल्ड वार टू के दौरान ये जो नॉर्थ अटलांटिक है वहाँ पर जो हैं यहाँ अलाइड पार्ट्स थे, चाहे वो यूएस था, इसके अंदर सोवियत यूनियन था, बेल्ट इन फ्रांस अगेंस्ट इटली एंड जर्मनी, ठीक है जी। तो दैट क्लैश इज नोन एज द बैटल ऑफ अटलांटिक। वर्ल्ड वार टू का हिस्सा था ये। वर्ल्ड वार टू कब से कहाँ तक हुआ? 1939 से लेकर सितंबर 39 टू सितंबर 1945 तक। The Chinese Communist Party CPP was formed in C 1921 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी जो आज पावर में चीन के अंदर है, और 1949 को जब इनकलाब आया चीन के अंदर तो उसके बाद ये पावर में आ गई। तो चाइना में है वन पार्टी सिस्टम, एक ही वहां चीन में पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। तमाम लीडर्स यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, विच डिक्टेटर वाज ओवरथ्रोन
बाय द क्यूबन रिवॉल्यूशन ऑफ 1959। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट है क्यूबा इन द कैरेबियन रीजन इन नॉर्थ अमेरिका। तो वहां इनकलाब आ गया, बड़ा फेमस जो है कास्त्रो, फेडल कास्त्रो अलॉन्ग विथ ची गवेरा। तो एक जर्नल था वहां क्यूबा का, उसको वहां पे टॉपल किया गया था। वो कौन थे? फुलजेंसियो बटिस्टा। तो यहां हटाया गया था बटिस्टा को और यहां रिवोल्यूशन आ गया था और फिर यहां जो है फिडेल कास्ट्रो जो है वो बना क्यूबा का लीडर। और अमेरिका ने ये रिवोल्यूशन को पसंद नहीं किया, इसको लाइक नहीं किया। ठीक है। हु वाज द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ चिली कंट्री इन साउथ अमेरिका फ्रॉम 1973 टू 1990, 17 ईयर्स के लिए एक बड़ा डिक्टेटर था, जर्नल था, एक जालिम था, जिसने क्या किया चिली में, कॉज ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, बहुत लोग वहां पे मरवाए थे, जुल्म किया वहां पर। उसका नाम क्या था जर्नल का? उसका नाम था क्या? आगस्टो पिनोचे। आगस्टो पिनोचे जो चिली का बड़ा सा एक डिक्टेटर, उसने 17 साल, और अभी तक वहां आपको निशान मिलेंगे इसके जुल्म के। और वहां पर एक हैंड भी है अटाकामा डेजर्ट में। हु वाज द कंबोडियन डिक्टेटर हुज खमर रोज, ये गवर्नमेंट था उसका। खमर रोज गवर्नमेंट कॉज्ड कंबोडियन जेनोसाइड। ये कब की बात है? ये बात है 1975 से लेकर 79 तक। ये 4-5 सालों में जो जुल्म हुआ कंबोडिया के अंदर, कंबोडिया कंट्री है कहां पर? इन साउथ ईस्ट एशिया, आसियान का मेंबर है। वहां 79 तक वो डिक्टेटर का नाम था डी पोल पोट। इसने बहुत जुल्म किया था, तकरीबन मोर देन 1 मिलियन लोग वहां पर उनको मराए थे। इसने बड़ा जुल्म किया था इसने वहां। इन विच कंट्री द रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी, ये टाइटल है रिवॉल्यूशन का, टुक प्लेस? द राइट आंसर इज डी, यूक्रेन। 2014 की बात है। जो रशियन फ्रेंडली गवर्नमेंट था विक्टर यानुकोविच, उसको टॉपल करवाया अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, ताकि रशिया के साथ यूक्रेन क्लोज ना हो। ठीक है जी। तो ये वहां पर जो है इनकलाब आ गया और फिर यहां से जो है यूक्रेन एंटी रशिया बन गया, वरना पहले जो है वो काफी क्लोज था रशिया के साथ यूक्रेन। तो ये इनकलाब है, रिवॉल्यूशन है, डिग्निटी कहलाता है यूक्रेन के अंदर। 2014 की बात है ये। द जस्माइन रिवॉल्यूशन, जस्माइन रिवॉल्यूशन कहां आया? टुक प्लेस इन सी ट्यूनिसिया। 2010 के दिसंबर महीने में, दिसंबर का महीना है ये, ट्यूनिसिया के अंदर एक्चुअली कोई 23 ईयर्स के लिए इन ट्यूनिसिया वहां गवर्नमेंट था ज़ैनुल आबदीन का, प्राइम मिनिस्टर ज़ैनुल आबदीन। उसके जो कारनामे थे, गवर्नमेंट लोग नाखुश थे। वहाँ एक वेंडर था सब्जी वाला, उसको वहाँ जो है टार्चर किया गया। उसके बाद उसने खुद को ज़ेरे आतिश कर दिया, जला दिया। फिर वहाँ से इनकलाब का आगाज़ शुरू हो जाता है ट्यूनिसिया से। अरब स्प्रिंग का ये शुरुआत यहाँ से होता है, फ्रॉम जस्माइन रिवॉल्यूशन, अरब स्प्रिंग 2011 में। फिर और ये फिर आगे बढ़ गया लिबिया जो है, इजिप्ट के अंदर, यमन तक की बात है। तो ये कहाँ था? ट्यूनिसिया के अंदर था। और यहाँ पे टॉपल किया गया था ज़ैनुल आबदीन को यहाँ पर। अच्छा जी, द गल्फ वार was started in गल्फ कंट्रीज कितने हैं? 7 गल्फ कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? इराक है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ठीक है। तो इराक ने अटैक किया था कुवैत के ऊपर, कतर नहीं, कुवैत के ऊपर। कब की बात है? ये बात है अगस्त 1990 की बात है। और ये जंग चला फरवरी 1991 तक, 90 से 91 तक, कोई 6-7 महीना। और यहाँ जो है फिर
यूएस ने, काफ़ी कंट्रीज ने एक्शन में लिया था अगेंस्ट इराक, और ये काफ़ी गलत स्टेप था सद्दाम हुसैन का। और इससे पहले जो है 1980 से लेकर 1988 तक सद्दाम हुसैन ने जंग किया अगेंस्ट ईरान, बिला वजह वो जंग था। सद्दाम हुसैन को पहले सपोर्ट किया अमेरिका ने इस जंग के अंदर, और उसके बाद खुद आकर वहां पर अमेरिका ने इसको मारा। The Yalta Conference was held in Yalta Conference. Well, Yalta कहाँ? Yalta city of Crimea, जो वहाँ पे अभी कब्जा है रशिया का, क्रीमियन पेनिनसुला, वहाँ पर पहले ये हिस्सा था तब सोवियत यूनियन का। ठीक है जी। ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये हुआ था 1945 की बात है। कोल्ड वार का आगाज ने यहां से होता है, फ्रॉम याल्टा कॉन्फ्रेंस। यहां सोवियत यूनियन का स्टालिन, ठीक है जी, और जो है यूएस और जो है बेल्टन, तो यहां से कोल्ड वार का इनिशिएटिव यानी कि बिगिनिंग स्टार्ट फ्रॉम याल्टा कॉन्फ्रेंस, और गालबन ये महीना था फरवरी महीना। द एटलांटिक चार्टर was signed on D. August 1941. Winston Churchill, the PM of British UK, और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, यूएस का प्रेसिडेंट, दे बोथ साइंड दिस चार्टर। जो कनाडा है उसका ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्ट में, वहां पर ये न्यू फाउंड लैंड जजीरा आइलैंड, वहां पर यह एग्रीमेंट साइन किया गया था कि जंग को लेकर, वर्ल्ड वार 2 को लेकर आगे हमारा स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए, क्या कुछ होगा, उसके बारे में था ये एटलांटिक चार्टर। दी साल्ट वन कहलाता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स अग्रीमेंट वाज साइंड इन 1972 बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन ने किया। सिंपली इट वॉज अबाउट डिसआर्मामेंट, कि कैसे हम वेपन्स को कम करें, डिक्रीज करें, ये इसके बारे में था। एक अच्छा इनिशिएटिव था कोल्ड वार के दौरान। ठीक है जी। अच्छा, ये साल्ट 1 और ये साल्ट 2, यहां पर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स अग्रीमेंट वाज साइंड इन 79, वो 72 में था, अगेन बाय यूएस एंड यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ने। कोल्ड वार में ये दोनों स्ट्रांग कंट्रीज थे, यूएसएसआर और यूएस। द ब्रिटन वुड्स अग्रीमेंट, ब्रिटन वुड्स यूएस अमेरिका में एक सिटी है, वहां पर हुआ कॉन्फ्रेंस, और वहां पर एक अग्रीमेंट साइन किया गया। कब की बात है? 1944 की बात है। और फिर यहां से वर्ल्ड वार 2 के दौरान अबाउट इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, कि मुआशी लिहाज से हम काफी बैकवर्ड हो गए हैं, हमें नुकसान पहुंचा है। 30s में था ग्रेट डिप्रेशन, 1930s के अंदर, फ्रॉम 1929 टू 1939 क्या था? ग्रेट डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो हमारे शादीशुदा मर्द हैं बेचारे, उनके सर में हमेशा दर्द, डिप्रेशन, ये वो नहीं है। ये थे इकोनॉमिक क्राइसिस 30s के दहाई में। बहरहाल 44 में फिर जो है यहां से 2 बन गए माशी लिहाज से इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से हैं वो? IMF और वर्ल्ड बैंक, दे आर नोन एज ब्रिटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। अच्छा, द कंट्रीज दैट हैव नेवर साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया? वेल, एनपीटी वाज साइंड इन 1968, इफेक्ट हुआ 1970 में। और कौन से कंट्रीज ने कभी भी इसको साइन नहीं किया? कौन से कंट्रीज हैं? इट इज अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यूरेनियम एनरिचमेंट। ठीक है जी। तो कौन कौन से कंट्रीज यहां पर हैं? हाँ, सी is the right answer. Pakistan, India, Israel and South Sudan.
दे नेवर साइंड। मैं तो हैरान हूं, ये इसके पास तो कुछ है नहीं, ये क्यों साइन नहीं कर रहा। तो ये पाकिस्तान है, इंडिया, इजराइल और साउथ सुडान ने कभी भी साइन नहीं किया एनपीटी को। हां, नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन किया था और 2003 में विथड्रॉ किया, इसने छोड़ दिया फिर यहां से इसको। और याद रखना, अकॉर्डिंग टू एनपीटी देयर आर 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज जो वीटो पावर्स भी हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। और उसके बाद 4 और भी कंट्रीज आ गए, 70 तक ये 5 कंट्रीज थे, उसके बाद 4 और आ गए हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, नॉर्थ कोरिया और इजराइल है। वैसे दुनिया में 9 कंट्रीज क्या हैं, एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं, लेकिन एनपीटी मानता है सिर्फ इन 5 को, जो कि 5 क्या हैं, 70 से पहले बने थे एटॉमिक पावर कंट्रीज जो वीटो पावर्स भी है, उनकी बात हो रही है। अच्छा जी, द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन and punishment of the crime of genocide, CPPCG और genocide convention was signed in, ये कब साइन किया गया, जिनोसाइड क्या है, इसको किस तरह रोकना चाहिए, यह बात है डी 1948 का 9 दिसंबर का दिन है, पेरिस के अंदर। 9 दिसंबर 48 को पेरिस में यूनाइटेड नेशंस ने पेरिस में पास करवाया, ये जो है एक अग्रीमेंट साइन करवाया अबाउट जेनोसाइड, कि किस तरह इसको रोकना हमें चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद 10 दिसंबर को क्या साइन किया गया, यहां पर ही पेरिस के अंदर, वो जो है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दुनिया का आजकल सबसे बड़ा ये ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, जिसमें है टोटल 30 आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स। और एक किसने साइन करवाए, पास करवाए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, न्यूयॉर्क में नहीं, कहां पर, पेरिस फ्रांस के अंदर। यूगोस्लाविया was disintegrated in 1992। वेल 1918 में बना यूगोस्लाविया, डिसोल्व हुआ 92 को। जब डिसोल्व हुआ तो यहां से 6 कंट्रीज और एक बना टेरिटरी। 6 कंट्रीज कौन से हैं, काउंट कीजिएगा, जो हैं नॉर्थ मैसिडोनिया यानी कि मैसिडोनिया है, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये 6 कंट्रीज हो गए। उसके अलावा छठा कौन सा है, वो है कोसोवो, जो कि अभी तक कंट्री नहीं बन सका अनफॉर्चुनेटली वो। ठीक है जी। तो ये मिलेगा आपको यूगोस्लाविया, कोल्ड वार के दौरान बहुत ही एक्टिव, और अब ये नहीं है। यहां से बाल्कन कंट्रीज जो तकरीबन मिलेंगे आपको, ये वहां पर है, अभी ये कंट्री नहीं है। अभी वहां पर सर्बिया है, मैसिडोनिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया हर्जगोविना है, और क्रोएशिया और स्लोवेनिया है, और कोसोवो वहां पर है। अच्छा जी, द अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट APTTA APTA was signed in 2010 को साइन किया गया म्यूचुअली ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। एक्चुअली ये 1965 में पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान को अलो किया था कि आप आकर हमारे सी पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फीस एंड टैक्स। आप एक लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, हमारे पास ओशन है, सी पोर्ट्स हैं, आए आप यहां पर। तब इसका नाम था अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, और अब यहां 2010 में इसको हमने पाकिस्तान भी यहां पर ऐड कर दिया कि दोनों आपस में ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, द रोम स्टैट्यूट was adopted in 1998 which led the formation of the International Criminal Court ICC in 2002। रोम इटली में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, 98 की बात है, और फिर वहां से बना एक ड्राफ्ट, वहां से एक लॉ बना, वहां से एक चार्टर बनाया गया नोन एज द रोम स्टैट्यूट, और फिर 2002 को वहां से क्या बन गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दी हेग नेदरलैंड्स में है। और ये जो है इंडिविजुअल्स को अरेस्ट वारंट्स इशू करता है ये आईसीसी। द बाल्फर डिक्लेरेशन was signed on B
सेकंड नवंबर 1917। वेल, ओटोमन एम्पायर जब डिसोल्व हो रहा था, वर्ल्ड वॉर वन की बात है, तो ब्रिटिश ने एक डिप्लोमेट था जेम्स, शायद कोई एम्बेसडर था या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यूके का, ब्रिटिश का, बाल्फर, जिसका नाम था जेम्स आर्थर बाल्फर। तो इसने इशू किया एक स्टेटमेंट, एक लेटर इशू किया कि हम यहां फलस्तीन में यहां बनाएंगे, ज्यूश के लिए अलग स्टेट बनाएंगे। तो कब यह हुआ? 2 नवंबर 1917, 17 की बात है ये। फिर आगे ये रीजन बना इजराइल के बनने का भी। ठीक है जी। दी होगो शावेज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, बहुत बड़ा लीडर। 2013 में जब इसका डेथ हुआ तो बहुत लोग रोए थे इसके लिए, बहुत गम हुआ, तकलीफ है लोगों को इसके लिए। सी वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कोई 1998 से लेकर 2013 तक ही लेड वेनेजुएला। इसने काफी स्ट्रांग किया वेनेजुएला को, और ये काफी एंटी अमेरिका था, प्रो चाइना और रशिया था ये। द यूएन कन्वेंशन on the law of the sea, UNCLOS, was signed in 1982। जितने भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं, पानी के इश्यूज हैं, रिवर्स या सीज, ओशंस को लेकर, तो उनको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, इस जो है लॉ के अंदर। सैमन बोलीवार एक बहुत बड़ा नाम है। सैमन बोलीवार was the military officer and statesman फ्रॉम विच कंट्री? सी वेनेजुएला। वेल, ये जो अफ्रीका है, एशिया है, यहां पे कॉलोनीज थे ब्रिटिश के, यूके के, फ्रांस के, नीदरलैंड्स के, इटली के, लेकिन इन साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका इट वाज कॉलोनी ऑफ स्पेन, वहां कब्जा था स्पेन का। तो जो आज वेनेजुएला है, पेरू है, कोलंबिया है, बोलीविया है, उनको आजाद करवाया इस शख्स ने, सैमन बोलीवार ने। तो ये तमाम जो कंट्रीज हैं, चाहे वो ये था कहां से? बेसिकली फ्रॉम वेनेजुएला, बट ही लेड ऑल दीज कंट्रीज, चाहे वेनेजुएला, चाहे पेरू, चाहे कोलंबिया, चाहे बोलीविया, सबके सब इसको अपना लीडर मानते हैं। बहुत बड़ा नाम है इन लैटिन अमेरिका, सैमन बोलीवार। द मगना कार्टा, मगना मीन्स ग्रेट, Carta means charter, यानी ग्रेट चार्टर। द मगना कार्टा वॉज साइन बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ऑन, कब साइन किया गया इसको? यह बात है 15 जून 1215 को मगना कार्टा वॉज साइंड। और ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत बड़ा सा रोल है मगना कार्टा का, अपने दौर का बहुत बड़ा सा एक लॉ, एक चार्टर, एक आइन। दी Boston Tea Party took place on 16 December 1773। ये जो बोस्टन है, ये जो नॉर्थ ईस्ट यूएस है, मेरे ख्याल में इन मैसाचुसेट्स, यूएस का एक स्टेट है मैसाचुसेट्स, तो वहाँ पर अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी जो है वहाँ लॉज पास किए ब्रिटिश ने। ये जो अमेरिका आज है ना, ये पहले था ब्रिटिश का कॉलोनी। उसके बाद लोगों ने यहाँ एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट टी एक्ट। ठीक है जी। फिर यहाँ बहुत बड़ा सा हुआ था एहतजाज, नोन एज बोस्टन टी पार्टी। और आगे चलकर जो है 1776 में फिर ये जो 13 स्टेट्स थे, कॉलोनीज थे ब्रिटिश के, वो आज़ाद हुए और वहाँ से बन गया यूएस, और जहाँ पर आज हैं 50 स्टेट्स अमेरिका के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली टुक प्लेस ऑन, इटली पहले ना डिफरेंट एरियाज थे, वहां पे रीजन्स थे, सब मिलकर वहां से बन गया आज का जो इटली है ये, नोन एज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये कब हुआ? ये हुआ 17 मार्च 1861 को। 61 को बना था किंगडम ऑफ इटली, और आगे कुछ और भी एरियाज आ गए थे 71 तक, 1870 और 71 तक। लेकिन ये 61 में हुआ था इसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फिर यहां से बन गया द किंगडम ऑफ इटली।
Who became the first king of Italy after the unification? किंगडम था इटली का ए विक्टर अम्यूनल टू. Victor Emmanuel II became Italian king. And remember, 1861 से स्टार्ट हुआ किंगडम और इसको अबॉलिश किया गया 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद. ठीक है जी. अच्छा, द डिसोल्यूशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया. ये पहले सिंगल कंट्री सुनेंगे, बहुत दफा सुनेंगे आप इसको कोल्ड वॉर के दौरान भी, उससे पहले की बात भी है. चेकोस्लोवाकिया टुक प्लेस ऑन, ये कब टूटा, कब डिसोल्व हुआ चेकोस्लोवाकिया? द राइट आंसर इज 31 दिसंबर 1992. यहां से दो कंट्रीज बने आजकल, ये चेक रिपब्लिक और ये स्लोवाकिया, दो अलग अलग कंट्रीज हैं आज यूरोप के अंदर. सेंट्रल यूरोप है ये. ठीक है जी. चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया 92 में ये दोनों हो गए डिसोल्व. यानी कि when Libya got freedom, a 24 December 1951. लिबिया पर कब्जा था इटली का. इटली, मेसोलिनी, लिबिया ने बगावत की 1911 से लेकर 1911 1931 तक तो बहुत बगावत चला था लिबिया के अंदर. और एक मूवी है, उस मूवी को लाजमी देखिएगा, मूवी को लाजमी देखना, द लाइन ऑफ डेजर्ट. द लाइन ऑफ, कौन? उमर मुख्तार. उमर मुख्तार बहुत बड़ा सा फ्रीडम फाइटर लिबिया से, और मुसलमानों के लिए एक बड़ा सा फख्र की बात है कि बड़ा नाम जो हैं पैदा हुआ मुस्लिम दुनिया के अंदर. तो उमर मुख्तार को फिर वहां जो है इन दी एंड इन 31 ही वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड बाय द फैशिस्ट इटालियन रिजीम. बहरहाल फिर क्या होता है यहां पे आकर 1945 को शिकस्त मिल गया इटली को. अलाइड पावर्स ने शिकस्त दिया इटली को, जर्मनी को, जापान को. तो फिर 45 से लेकर 51 तक लिबिया रिमेन अंडर फ्रेंच एंड ब्रिटिश कंट्रोल. और 51 में जो है लिबिया को मिली आजादी फ्रेंच और ब्रिटिश कब्जे से. तो यहां पर बहुत बड़ा अरसा जो है इटली ने कब्जा किया था लिबिया के ऊपर. और ये मूवी लाजमी देखना, द लाइन ऑफ डेजर्ट. द लाइन ऑफ डेजर्ट मूवी को लाजमी देखना आप. ठीक है. लिबिया डेजर्ट में है, सहारा डेजर्ट वहां पर है. तो वहां बड़ा सा बहादुर एक शेर उमर मुख्तार, उस पर है कि किस तरह आपने स्ट्रगल की अगेंस्ट इटालियन रिजीम. अल्जीरिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम फ्रांस. ये बात है 1962 की. अल्जीरिया जो है उसने आजादी हासिल की फ्रांस से. Which UNGA resolution acknowledged the People's Republic of China (PRC) and removed Republic of China (ROC) on 25 October 1971. कौन सा है रेजोल्यूशन? C2758. UNGA रेजोल्यूशन 2758 ने क्या किया? सिंपली यूं समझें कि ताइवान को जब से यूएन बना 45 में, तब से ताइवान जो है वीटो पावर था. पहले ताइवान जो है ना, आज उसका ऑफिशियल नाम ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC). तो ये न सिर्फ पहले यूएन का मेंबर था बल्कि वीटो पावर था. और जो आज चाइना है यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको जाकर 1971 की बात है, यूएन ने जब देखा कि ताइवान तो कुछ भी नहीं है, चीन एक बहुत ही बड़ा सा एरिया अंडर कम्युनिस्ट पार्टी और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, न्यूक्लियर पावर भी हो चुका है, तो अभी इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. तो फिर यहाँ पे ताइवान को रिमूव करके यूएन से वहां पर चीन को जो है वो शामिल किया गया था, ऐड किया गया था. तो चाइना न सिर्फ मेंबर बना यूएन का बल्कि ऑन द सेम डेट इट आल्सो बिकेम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर कंट्री. ये कब की बात है? 71 की बात है ये. और ये याद कीजिएगा 2758 UNGA रेजोल्यूशन. ठीक है जी. विच UNGA रेजोल्यूशन फार्म्ड इजराइल?
रेजोल्यूशन 181 181 यूएन जनरल असेंबली ने पास किया था। यह रेजोल्यूशन 29 नवंबर 1947 को यूएनजीए ने पास किया रेजोल्यूशन कि हम जो हैं यहां फलस्तीन को डिवाइड करेंगे, यहां से बनाएंगे दो कंट्रीज, एक अरब मुसलमानों के लिए, दूसरा जो है वो ज्यूज के लिए। देन अल्टीमेटली क्या हुआ कि 14 मई 1948 को फलस्तीन को तोड़कर वहां से बनाया गया इजराइल। जो फलस्तीन पहले कंट्री था उसको अभी तक कंट्री नहीं बनाया गया। उस फलस्तीन जो अरबों का सरजमीन, उसको तोड़कर वहां बनाया गया इजराइल फॉर द ज्यूज। और वही आज क्लेम कर रहे हैं इजरायली यहूदी के ये तो हमारा सरजमीन है। अरे आप तो मर रहे थे होलोकास्ट में, जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो आपका कत्लेआम किया था, वहां पर आपको पनाह दिया मुसलमानों ने, महाजर थे वहां पर आप फलस्तीन के अंदर। रशिया इन्वेडेड क्रीमिया, रूस ने कब अनेक्स किया, अपने कब्जे में लिया या हमला किया वहां पर क्रीमिया के ऊपर? मार्च 2014। मैंने कहा ना कि जब जो रशिया का जो फ्रेंडली प्रेसिडेंट था यूक्रेन के अंदर 2014 में, फरवरी महीने में उसको वहां से हटाया गया था। ही वाज टॉपेल्ड। वहां इनकलाब का नाम क्या है? दी रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। उसके बाद क्या हुआ? रशिया ने कब्जा किया क्रीमिया के ऊपर। यह मार्च 2014 की बात है। द बुडापेस्ट मेमोरेंडम was signed in a 1994। वेल जब 1991 में सोवियत का डिसोल्यूशन होता है तो यहां से बन गए 15 कंट्रीज, 15 वहां से बन गए कंट्रीज। कौन कौन से? रशिया, 5 कार्स कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 3 हैं कॉक्सस कंट्रीज, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया। 3 हैं बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया। उसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा। तो रशिया के ना बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल थे यूक्रेन के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि 1994 को यूक्रेन ने साइन किया एनपीटी, और तमाम जो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सब के सब उसने वापस कर दिए थे रशिया को। भाई आप ले लें, मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये 94 की बात है, नोन एज बुडापेस्ट मेमोरेंडम। 94 में यह हुआ था और आज पछता रहा है यूक्रेन के मैंने गलत किया। और दुनिया में उस वक्त अमेरिका और रशिया के बाद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एटम बम्स जो थे, देयर पाइल वाज इन यूक्रेन। यानी कि चाइना से, फ्रांस से, यूके से ज्यादा एटम बम्स कहां पर थे? वो यूक्रेन में थे। 94 की बात है ये। पाकिस्तान एंड इंडिया साइंड लाहौर डिक्लेरेशन ऑन 21 फरवरी 1999। वेल जब 28 में 98 को पाकिस्तान ने किए थे एटॉमिक धमाके, तो वाजपेयी आ गया। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू कम टू लाहौर, और ये आया मिनरे पाकिस्तान पर। ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है जी। तो वाजपेयी क्यों आए कि भाई देखें जरा, इंडिया के पास भी एटम बम है और आपके पास भी एटम बम है, तो लिहाजा हम दोनों जो हैं फर्स्ट यूज नहीं करेंगे एटम बम का, पहले हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई जंग लग भी जाए, क्लेश हो, एस्केलेशन हो, वी शुड अवॉइड फ्रॉम यूजिंग आवर न्यूक्लियर वेपन्स। ये इसके बारे में था, ठीक है जी। ये एग्रीमेंट। which day is celebrated in Iran as Iranian Revolution Day? 11 फरवरी। वेल ये 11 फरवरी 1979 को रिवॉल्यूशन को याद किया जाता है, लेकिन ये रिवॉल्यूशन जो है इसका आगाज 1978 से पहले हो चुका था। बगावतें, एहतजाज अगेंस्ट रजा शाह पहलावी। The Arms Treaty was signed in 1951। एक डिफेंस एग्रीमेंट, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस के दरमियान में एक डिफेंस का मुआहदा था। 51 में साइन किया गया इसको। When the US President Dwight Eisenhower delivered his speech, famous speech है ये, Atoms for Peace to the UNGA,
1953 की बात है। एजनहोवर ने कहा कि लेस देन 5% जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो आप कर सकते हैं फॉर ओनली एनर्जी पर्पज। अगर यहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप बम बनाएंगे, वो अलाउ नहीं है। तो पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं आप न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, आपका ये स्पीच था एटम्स फॉर पीस। आई हैव अ ड्रीम, I have a dream. The historic speech was delivered by Martin Luther King Jr. 1963 in front of White House। 25-30 हजार क्राउड के सामने। ब्लैक लीडर, नन वायलेंट, आपने जो स्ट्रगल की फॉर द ब्लैक राइट्स इन द यूएसए, अमेजिंग। और आपको जो है 63 को ये आपका फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। और 64 को मिला था आपको नोबेल पीस प्राइज। और आपको अनफॉर्चुनेटली 4 अप्रैल 1968 को कत्ल किया गया था। अनफॉर्चुनेटली किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कमाल। और आपका एज बहुत यंग थे, 39 ईयर्स के थे आप। वी शैल फाइट ऑन बीचेस, वी शैल फाइट ऑन बीचेस was a speech delivered by विंस्टन चर्चिल। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूके का पीएम ने स्पीच किया कि हम लड़ेंगे अगेंस्ट जर्मनी, अगेंस्ट इटली, अगेंस्ट जो है जापान। क्या कहा आपने? वी शैल फाइट ऑन बीचेस, ऑन प्लेन्स, ऑन डेजर्ट्स, ऑन एवरीवेयर वी शैल फाइट। यह आपका स्पीच है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। किसका? विंस्टन चर्चिल का। आई एम प्रिपेयर टू डाई was the historic speech of ग्रेट नेल्सन मंडेला। 27 साल आपको कैद में रखा गया था। 1963 में आप पर हुआ ट्रायल हुआ आपका। और उसी दिन को जब आपको 27 साल कैद सुनाया जा रहा था कोर्ट के अंदर, तो 3 घंटा फॉर 3 आवर्स आपने स्पीच किया कोर्ट के अंदर। आई एम प्रिपेयर टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे आप जेल की धमकियां मत दें, ये जेल की कुछ नहीं मेरे लिए। ये तारीखी स्पीच 3 घंटों तक चला आपका स्पीच, आई एम प्रिपेयर टू डाई। और उसके बाद जो है 27 साल जेल कैद फतवा सुनाया गया था आपके खिलाफ। तो फिर 63 से लेकर 1990 तक आप जो हैं वो कहां थे? जेल में थे। मैन इन द अरेना, historic famous speech was delivered by Theodore Roosevelt। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये हुआ 1901 से 1909 तक। और इसने 1905 में जंग रुकवाया था बिटवीन जापान एंड रशिया। जंग उसने स्टॉप करवाया और इसके लिए 1906 में मिला था इसको नोबेल पीस प्राइज। एंड ही बिकम द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बिकम नोबेल लॉरिएट, थियोडर रोजवेल्ट। ठीक है जी। और आपका स्पीच है ये मैन एंड द अरेना, बड़ा फेमस स्पीच आपका ये। ठीक है जी। अच्छा, ये जरा आप बताइएगा, फ्रीडम और डेथ स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय, सवाल आप लोगों के लिए कि फ्रीडम और डेथ या आजादी या मौत, ये तकरीर किसका है? इसका आंसर आप दीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।